भ्रष्टाचार और अपराध का विघ्न, इसको हटाने के लिए परम गणेश भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में लाने का काम किया। मोटा मोटी अगर समझाया जाए कानूनी पेचीदगियों में ना फंसते हुए, तो ये एक ऐसा हथियार है, ऐसा औजार है, ये ऐसा टूल टू फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स है कि यदि कोई व्यक्ति जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर आसीन है, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वयं क्यों ना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो केंद्र या राज्य के मंत्री क्यों ना हो, अगर वो किसी गंभीर अपराध के मामले में जो 5 वर्ष से ज्यादा जिसकी सजा हो, उसमें अगर वो जेल जाते हैं और लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं और उनको न्यायिक राहत ना मिले किसी भी रूप से, तो वो अपने पद से हाथ धो बैठेगा। मोटा मोटी ये कानून इस चीज को सुनिश्चित करता है। मतलब कि ये कानून नैतिकता के पक्ष में है, मतलब कि ये कानून गुड गवर्नेंस के पक्ष में है, मतलब ये कानून क्लीन पॉलिटिक्स के पक्ष में है, मतलब ये कानून सुशासन के पक्ष में है। और जो सुशासन और क्लीन गवर्नेंस में जो सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, इसको हटाने में ये सबसे बड़ा एक प्रकार से वरदान है। पर दुख की बात यह है कि आज जब पूरे देश ने इस नैतिकता के हथियार को, इस सुशासन के हथियार को, उसका स्वागत किया है, तो एक हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज है जो कह रही है खुले मंच से कि हम नैतिकता के साथ नहीं, हम निर्लज्जता के साथ है। हम पॉलिटिक्स में प्रोप्राइटी और प्रिंसिपल के साथ नहीं, हम पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल के साथ नहीं, अपने परिवार के साथ है, और परिवार पर दाग लगता रहे पर हम पावर के साथ है। मतलब कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के इस इनिशिएटिव के बाद बहुतेक लोग तो समर्थन कर रहे हैं नैतिकता एंड क्लीन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल का, पर एक हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन है, जो हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन है वो कहता है कि हम तो निर्लज्जता के साथ, हम तो पावर के साथ। सोचिए इनका गाना क्या बनेगा। अगर इन्होंने आजकल ये रील बनाने में एक्सपर्ट है, तो इनका गाना बनेगा तो उसका गाने का स्क्रिप्ट होगा, भ्रष्टाचार मेरे परिवार का शिष्टाचार, भ्रष्टाचार ही मेरा जनसिद्ध अधिकार, कोई कार्रवाई करे तो मैं चिल्लाऊं अत्याचार अत्याचार और खेलूं विक्टिमहुड कार्ड, यही मेरा गाना है, मैं हूं भ्रष्टाचार का सबसे परम यार। ये भ्रष्टाचार के यार आज नैतिकता के पटल पर जो कानून लाने की चेष्टा की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। और सोचिए जेपीसी जब ये मामला गया है तो कुछ लोग तो बहिष्कार भी कर रहे हैं जेपीसी का। अब सोचिए ये तो क्या क्या नहीं बहिष्कार करते। ये तो बहिष्कार भ्रष्टाचार का करने के बदले, बहिष्कार अपराध का करने के बदले, ये कभी शुभांशु जी के लिए जब सम्मान समारोह होता है या सम्मान में उनके डिस्कशन होता है उसका बहिष्कार करते हैं। जब रेड फोर्ट पर अधिकृत जो 15 अगस्त का देश का कार्यक्रम होता है उसका बहिष्कार करते हैं। जब प्रथम राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है उनका प्रथम संबोधन होता है उसका बहिष्कार करते हैं। ये भ्रष्टाचार और अपराध छोड़कर सब कुछ का बहिष्कार करने वाले लोग हैं। और ये बहिष्कार ब्रिगेड में वो भी पार्टियां हैं, अद्भुत पार्टियां, जिन्होंने जन्म लिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, सौगंध खाई थी। टोपी पहन पहन कर रामलीला में बोलते थे लोकपाल लाएंगे, सबको जेल भिजवाएंगे, 14 लोगों की फहरिस्त लेकर घूमते थे कि बिना एफआईआर, बिना कोई एक्यूजेशन के इनको इस्तीफा देना चाहिए, तिहाड़ जाना चाहिए, 2 दिन तक बंद करो तिहाड़ में, देखे सब उगल देंगे। ये ऐसा कहने वाले लोग, इनका भी पॉलिटिकल यूटर्न या यूं कहूं सियासी धर्मांतरण, पॉलिटिकल कन्वर्जन ऐसा हुआ है कि अन्ना छोड़ के लालू तक, झाड़ू छोड़ के दारू तक, पाठशाला छोड़ के मधुशाला तक, और शराब में ऐसे खराब हुए कि अब बोलते हैं कि जिनको तिहाड़ भेजने का प्लान था उनके साथ बैठकर बोलते हैं कि तिहाड़ से सरकार चलनी चाहिए, और चलाई भी। 150 दिन तक तिहाड़ से सरकार चलने का अगर एकमात्र उदाहरण था तो वो इन्हीं व्यक्तियों से था, ये जो आए थे राजनीति को बदलने के लिए। खुद कितना बदल गए। ये जो कानून है, ये जो
प्रिंसिपल ऑफ नैतिकता है, इसका जन्म कहां से होता है? जन्म तो संविधान सभा में जब चर्चा चल रही थी के.एम. मुंशी से लेकर बाकी हमारे महानुभावों की, तो उन्होंने ये हमेशा सोचा था कि एक नैतिकता की राजनीति होगी। उनको तो लगा कि भाई हमारे नेता आएंगे तो वो नेता होंगे लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे, कि एक आरोप लगाने की इस्तीफा दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे एक आरोप लगाने की इस्तीफा दिया, मदन लाल खुराना जी जैसे केवल ML लिखा था डायरी में और वो एंट्री तो इज नॉट इवन प्रूफ, तो मुख्यमंत्री पद त्याग दिया। गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे कि भाई जेल जाने से पहले, आरोप लगने से पहले या आरोप सिद्ध होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनको तो लगा कि ऐसी नैतिकता के पटल पर राजनीति होगी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि निर्लज्जता का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति वो होगा जो लोकपाल की मांग रामलीला मैदान से करता था। और वो कहेंगे कि हम नहीं देंगे इस्तीफा, 150 दिन 160 दिन जेल से सरकार चलाई। और जेल से जब सरकार चलाई तो कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि आप क्या कर रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रख रहे हैं। इनके एक और साथी सेंथिल बालाजी, उन्होंने 244 दिन मंत्री पद ग्रहण रखा। यहां तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत भी दी तो वार्निंग देना पड़ा कि यदि इनको फिर से बनाया मंत्री तो हम सीधा जेल में अंदर भेज देंगे। ये क्या चल रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे होगा? इन्फ्लुएंस होंगे विटनेसेस, किस प्रकार से दबाव डाला जाएगा? इन्वेस्टिगेशन में तो बाधा होगी होगी, पर आप सोचे प्रैक्टिकली भी ये क्या चाहते हैं। ये हम लोग कोविड में थे तो आप सभी लोग, हम लोग सब वर्क फ्रॉम होम करते थे। ये पहली बार वर्क फ्रॉम जेल कॉन्सेप्ट चाहते हैं क्या इस देश में? वर्क फ्रॉम जेल होगा मतलब कि मुख्यमंत्री बैठेंगे अंदर, कैबिनेट की मीटिंग जेल के अंदर होगी। ये प्रैक्टिकल है क्या? मान लीजिए कि युद्ध या मान लीजिए बाढ़ की स्थिति आती है, अर्जेंट डिसीजन लेना है, कैसे लिया जाएगा? जेल के भीतर से? या आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जो कैबिनेट की फाइल्स होती है, आप लोग कवर करते हैं गवर्नमेंट को, सीक्रेट होती है। अब जब कुछ अंदर आता है जेल के, वो तो चेक होकर आती है, तो क्या ये सीक्रेट फाइल्स अब वहां के प्रशासन को बताकर फिर अंदर आएगी कैबिनेट मीटिंग के लिए? और जन सुनवाई कहां होगी? हालांकि ये लोग जनता से कटे हुए लोग हैं, पर जन सुनवाई क्या? आप जेल में एक मतलब अलग से कमरा होगा, वहां पे जनता आएगी और अपनी प्रॉब्लम्स बताएगी जब महाशय जेल में होंगे तब? ये किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं? तो नैतिकता पर तो ये कहीं पर भी टिक नहीं पाता, प्रैक्टिकलिटी पे भी नहीं टिक पाता। और वैसे तो ये लोग कहते हैं ना, ये सामाजिक न्याय का बोर्ड पहनकर घूमते हैं, सामाजिक न्याय का बोर्ड पहन के घूमते। सामाजिक न्याय का सबसे अहम प्रिंसिपल क्या है? राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, समानता का अधिकार। अब आप देखिए कि कोई अगर केंद्रीय कर्मचारी हो सरकारी, तो वो CCS के रूल से गवर्न होता है। और रूल 10(2) बोलता है कि यदि कोई कर्मचारी 2 दिन तक अगर जेल में रहे तो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। वाह भाई वाह! केंद्रीय सरकार का या कोई सरकारी कर्मचारी तो 2 दिन तक जेल रहे वो सस्पेंड हो जाए, पर ये जो सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाने वाले, आर्टिकल 14 का हवाला देने वाले चाहते हैं कि भाई मंत्री और मुख्यमंत्री या बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति जेल से सरकार चलाए। ये क्या सामाजिक न्याय और समानता है क्या? ये राइट टू इक्वालिटी है आपका? बताइए। इस पर भी कोई जवाब नहीं। कहा जाता है कि टारगेट किया जाएगा, हमें टारगेट किया जाएगा। अरे कहां से टारगेट होंगे भाई साहब? आप अपना इतिहास तो देखो। एक कन्विक्टेड चारा चोर, दूसरा अक्यूज्ड लैंड चोर, तीसरा जॉब चोर, चौथा माइन चोर, ये सारे चोर मिलकर बोल रहे हम टारगेट होंगे। भ्रष्टाचारियों का बैंड वैगन एक होकर भ्रष्टाचार और अपराध को कम करने या उसको नस्तनाबूद करने के कानून का विरोध कर रहा और संविधान का हवाला दे रहा। बोले डेमोक्रेसी बचा रहे। नहीं भाई साहब, आप डेमोक्रेसी नहीं बचा रहे, आप अपने परिवार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को बचा रहे। ये डेमोक्रेसी बचाओ का आप आदर्श गिना रहे हैं, जिन्होंने एक फोन करके फतवा जारी करके राजन्नाथ जी को हटा दिया। एसटी नेता थे ना, क्या गलती थी राहुल जी उनकी कि उन्होंने सच उगल दिया। ये डेमोक्रेसी का पाठ वो शशि थरूर जी की पार्टी पढ़ा रही है। जो शशि थरूर जी ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन क्या कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि भाई ये भारत की जो है एक प्रकार से मुंह तोड़ जवाब से पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, तो भाई शशि थरूर को म्यूट कर दिया। इनके एक नेता है, हम तो डिबेट में जाते हैं रोज सुबह शाम,
तो वहां पे एक नेता आते संजय झा, एक बार उन्होंने आर्टिकल लिखा कि भाई पार्टी में ये चीजें सुधार होनी चाहिए, तो आज तक सस्पेंडेड है। आज तक संजय झा सस्पेंडेड फॉर एवर। ये लोग हमको डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रहे जो इमरजेंसी के पोता पोती है, जिन्होंने अपने बच्चों का नाम, बेटों का नाम, बच्चों का नाम इमरजेंसी के विरोध में जो कानून का विरोध किया था, मीसा का, उसके ऊपर रखा। वो हमको डेमोक्रेसी बचाने का पाठ पढ़ा रहे, भ्रष्टाचार को बचाते हुए। गजब है। चलिए, टारगेट करना होता तो प्रधानमंत्री पद को क्यों रखा जाता? आज गृह मंत्री जी का एक बहुत ही अच्छा एक इंटरव्यू आया है और आप सभी लोगों ने उसको देखा होगा। उसमें तो पूछा गया गृह मंत्री जी से, तो गृह मंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी जिस चीज को लागू करते हैं वो अपने आप को कानून के ऊपर नहीं, वो अपने आप को इक्वल अंडर द लॉ समझते हैं। तो उन्होंने बोला कि इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए। अब कॉन्ट्रास्ट कीजिए 50 वर्ष पहले क्या हुआ था। अभी हम लोगों ने हाल ही में 50 वर्ष ऑब्जर्व किए थे संविधान हत्या दिवस के। उस समय एक प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, आयरन लेडी जिनको कहते हैं कांग्रेस वाले। इन्होंने जब कन्विक्ट हुए इलेक्टोरल फ्रॉड के लिए तो पोस्ट फैक्टो कानून लाया, संविधान में बदलाव लाया कि प्रधानमंत्री पर कोर्ट कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। और दूसरी ओर एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो स्वयं कहती है कि अगर शुरुआत होगी इस कानूनी व्यवस्था की तो प्रधानमंत्री को पहले रखा जाएगा। अगर मुझ पे आरोप होगा और मुझको 30 दिन जेल जाना पड़ेगा, मैं भी ऑटोमेटिकली पदमुक्त हो जाऊंगा। यह अंतर है कांग्रेस की सोच का, निर्लजता की सोच का, और प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का, नैतिकता की सोच का। यह दोनों में स्टार्क डिफरेंस है। हम टारगेट कर रहे हैं किसी को। हमारे सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री है ना भाई। कानून अगर अप्लाई होगा तो किसको, कौन जाएगा पहले? सीएम के ऊपर आएगी ना ये गाज। सीएम किसके ज्यादा है? आपके तो 3 है कांग्रेस वालों के, हमारे 14 से अधिक, एनडीए के तो बहुत, बाकी पार्टियों के तो एक सीएम है। हमारे ज्यादा सीएम है, मंत्री हमारे ज्यादा है, प्रधानमंत्री हमारा है। हम टारगेट करने के लिए कानून लाए। और टारगेट किसको करेंगे भाई? ये जरा अपना इतिहास खंगाल के तो देखे। ये जेएमएम पहली बार कन्विक्ट कब हुई? 94 में ब्राइबरी स्कैंडल में हम थे क्या? ये लालू जी पहली बार जेल कब गए चारा घोटाले में? क्या हमारी सरकार थी क्या? लालू जी का पहला कन्विक्शन कब हुआ? 2013 में हमारी सरकार थी क्या? सोनिया जी, राहुल जी अक्यूज नंबर 1 और 2 नेशनल हेराल्ड में कब बने? कोर्ट के द्वारा 2012-13 में। हम थे क्या? पहली बार ए राजा कब जेल गए? हम थे क्या? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी पर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स केस चलाया किसने? हम थे क्या? कांग्रेसी नेताओं ने किया था केस। तो ये तो ऐतिहासिक तौर पर ये भ्रष्टाचारी है। इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ करप्शन है, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ करप्शन है ये लोग। आज बोल रहे हैं हम टारगेट हो रहे हैं। हां, उस समय पर केस फाइल हो जाते थे, कुछ कंक्लूजन नहीं होता था। आज केस फाइल होता है और जेल जाना पड़ता है और रिकवरी होती है और 99% कन्विक्शन रेट है। अच्छा, ईडी के विषय में भी ये कांग्रेस और आप की तो जबरदस्त जुगलबंदी है। इसको कह सकते हैं ना, हिपोक्रेसी की सबसे ऊंची सीमा पर ये दोनों खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस बोलती है ईडी इज बीइंग यूज्ड फॉर टारगेटिंग अस। ठीक है, यही ईडी जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई करे और सुप्रीम कोर्ट राहत ना दे और कंडीशन लगाए कि भाई इनको सीएम ऑफिस में घुसने नहीं देंगे, तो सबसे ज्यादा पोस्टर दिल्ली में पता है किसने लगाया कि ये केस हमने शुरू किया, हमने किया, मैंने किया, ये पवन खेड़ा एंड कंपनी, कांग्रेस पार्टी ने। तब ईडी एकदम बढ़िया, हम पे हो गुनहगार, दूसरों पर हो चमत्कार। हिपोक्रेसी है यार। ये आम आदमी पार्टी वाले, ईडी इज बीइंग यूज्ड, ईडी इज बीइंग यूज्ड। और यही ईडी जब कार्रवाई करे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल पे, तो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला अरे राहुल गांधी को भी गिरफ्तार कर दो। राहुल जी, ईडी इज बीइंग मिसयूज्ड, ईडी इज बीइंग मिसयूज्ड। फिर आया पिनराई विजयन को भी जेल में डाल दो ईडी के इस्तेमाल से। ये उनका ऑफिशियल बयान है। ही वांट्स पिनराई विजयन टू बी पुट इन जेल फॉर करप्शन। मतलब ये क्या है? केरला में पिनराई विजयन और लेफ्ट करप्ट है, और जैसे ही केरला की सीमा खत्म हो जाती है तो वो नॉन करप्ट हो जाते हैं, फिर टारगेटिंग हो जाती है। हाँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी करप्ट है, केजरीवाल करप्ट है, जैसे ही वो सीमाओं को लांघ के बाहर आ जाते हैं तो वो एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। कांग्रेस उनके लिए छत्तीसगढ़ में करप्ट है, छत्तीसगढ़ की सीमाएं लांघ के आ जाते तो संवैधानिक विषय बन जाता है। ये क्या कहना चाहते हैं और ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं?
सिर्फ इतना मामला है ये कोई भी डेमोक्रेसी बचाने का नहीं, ये भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ये व्यवस्था चाहते हैं। और आज इसीलिए मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, क्या वो वाले राहुल जी सही है जिन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था मनमोहन सिंह जी की सरकार का, जब लिली थॉमस केस के बाद 2 साल से अधिक किसी की कन्विक्शन हो तो उसको सदस्य बनने का अधिकार नहीं था, उनको बचाने के लिए जब ऑर्डिनेंस आ रहा था तो आपने नैतिकता का ऐसा हिजाब डाला कि भाई मैं सबसे नैतिक, फाड़ो मेरी सरकार का ऑर्डिनेंस। आज तो यही कहा जा रहा है ना कि ऐसा व्यक्ति हो 30 दिन तक राहत ना मिले, कोर्ट जेल में रखेगी, कोई हमारी सरकार थोड़ी रखेगी, और कोर्ट से अगर राहत ना मिले, ना एंटीसिपेटरी मिले, ना बेल मिले, ना रेगुलर बेल मिले, ना कोर्ट उनको राहत दे, तो वो पद मुक्त हो जाए और पद किसी और को दो, तो राहुल गांधी बोलते कि नहीं अब संविधान के खिलाफ है। तो तब झूठ बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे हैं। राहुल जी, कैबिनेट मीटिंग कैसी चाहते हैं आप, जरा बताइए हमको। जेल के भीतर की कैबिनेट मीटिंग चाहते हैं? या राहुल जी बताइए कि जब केजरीवाल 150 दिन जेल में थे और आपकी पार्टी हर दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती थी ये केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, ये सही था, ये गलत था? और केजरीवाल जी आप भी बता दो, आप तो भाई पंजाब में तो लोकपाल बाइनोकुलर से देखने पर नहीं मिल पा रहा है। एनीवे छोड़ देते हैं वो विषय, आपको जरा दुख हो जाएगा आपको मैं पूछूंगा तो। पर ये तो बता दो अरविंद केजरीवाल जी कि आप तो प्रधानमंत्री पद को लोकपाल में लाना चाहते थे, अकाउंटेबिलिटी चाहते थे, आप इसके साथ है या इसके खिलाफ है? और आप तो भाई बिना एफआईआर के 14 मंत्रियों के इस्तीफे मांगते थे। अब मैं ऑडियो प्ले कर लूंगा, सोनिया गांधी जी पे क्या बोला, लालू जी पे क्या बोला, मुलायम जी पे क्या बोला, तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज क्यों बदल गए?